अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बॉटनी लेक्चरर और एसएस बॉटनी के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वो था हमारे पास पार्थेनोकार्पी, और आज हम पार्थेनोकार्पी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, अब अगर वाटर लॉगिंग को देखें तो ये चीज़ असल में क्या होती है। वाटर लॉगिंग यानी कि एक ऐसी फिनोमेना होती है कि जो भी सॉइल हो यानी कि वो पानी के साथ कम्प्लीटली सेचुरेट कर जाए, यानी कि उसके साथ फिल हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, वाटर लॉगिंग। यानी कि व्हेन द सॉइल इज सेचुरेटेड विथ वाटर, व्हेन द सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड विथ वाटर, सेचुरेटेड विथ वाटर मतलब यानी कि वो सारी के सारी यानी कि भर जाए पानी के साथ, तो वो क्या हो जाती है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, वाटर लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पानी का खड़ा हो जाना एक जगह पे, इसको क्या कहते हैं, हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है यानी कि वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, अच्छा अगर आप देखें ना कि वाटर लॉगिंग को, तो ये वाटर लॉगिंग होती क्यों है। सबसे पहले जो वाटर लॉगिंग होती है उसका जो मेन रीज़न होता है वो है यानी कि इरिगेशन। हम इरिगेशन में जब क्या करते हैं कि पानी वगैरह यानी कि अपने खेतों को या ज़मीनों को देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी होता है हम बस ऐसे ही यानी कि उनको दे देते हैं, कोई केयर वगैरह नहीं करते, तो ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, फ़्लो कर जाता है, वो एक्स्ट्रा एक जगह पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा पानी भी तो फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं यानी कि इरिगेशन जो सिस्टम होता है ये इसका मेन यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, ओवर इरिगेशन, यानी कि ज़्यादा जब हम इरिगेशन कर देते हैं तो ये कंडीशन होती है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, जो मतलब हाई रेनफॉल हो, जब ज़्यादा यानी कि रेनफॉल होना शुरू हो जाए और वो पानी जो है एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो ये भी क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। या कभी कभार क्या हो जाता है, फ्लड्स का आ जाना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि फ्लड्स का आ जाना भी ये क्या होता है, वाटर लॉगिंग यानी कि करवाता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा पानी जब हो जाता है तो वो प्लांट्स उनको ट्रांसफ़र कर कर के क्या करते हैं, थक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है, जब वो जो सॉइल का जो अपर सरफेस होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल सरफेस, फर्टाइल सरफेस, ये बाकी का जो नीचे वाला होता है वो हम ऐसा ऐसा चाहें तो ये लेयर्स बनी होती है, जो अपर वाला होता है वो फर्टाइल होता है। जब यानी कि हाई विंड होती है, यानी कि जब हाई विंड होती है, ज़्यादा जब वो हवा चलती है, तो वो इसको क्या करती है, इनका जो भी अपर सरफेस वाली जो सॉइल होती है उसको क्या कर देती है, रिमूव कर जाती है। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे ये चीज़ ज़मीन जो होती है नीचे नीचे हो जाती है, और बाकी वो मिट्टी की हालत में क्या कर जाती है, उड़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो मतलब अगर हम इसको कहें कि भाई यानी कि वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल अपर पार्ट, वेयरिंग अवे या रिमूवल ऑफ, और रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ सॉइल कॉल्ड सॉइल इरोजन, सॉइल कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है ना, सॉइल इरोजन। तो ये जब सॉइल इरोजन हो जाती है, एक तो धूल मिट्टी वगैरह पैदा होती है, जिससे यानी कि बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं, और दूसरा सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो फर्टाइल पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, और जो ज़मीन हमारी बन जाती है क्या, बैरन और बंजर बन जाती है, और जो किसी काम की नहीं रहती है। अच्छा, हम सॉइल इरोजन को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उनका एक रीज़न होता है, आप अफॉरेस्टेशन कराएं। अफॉरेस्टेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप यानी कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, प्लांटेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्लांटेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट ये क्या करेगा, जो पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है विंड का, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और सॉइल को यानी कि एरोजन होने से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यानी कि तीसरा हमारे यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आज के जो हमारे जो मॉडर्न डे के जो भी सारे प्लांट्स हैं ना, मॉडर्न डे प्लांट्स इवॉल्व फ्राम एल्जी, यानी कि अगर आप इनको देखें तो ये आए कहाँ से हैं, हालांकि एल्जी से आए हैं। ठीक है ना। और एल्जी और प्लांट्स में अभी तो बहुत फ़र्क है। एल्जी मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर है, एक्वेटिक है, और ये प्लांट जो हमारे हो चुके हैं वो क्या हो चुके हैं, टेरेस्ट्रियल हो चुके हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्वेटिक है। और एल्जी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी,
फाइकोलॉजी। अलजी को हम पढ़ेंगे, इनकी जो सारी क्लासिफिकेशन है, रेड अलजी, ब्राउन अलजी, ग्रीन अलजी, जो भी है इनको हम पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है, जो भी हमारे पास आज मॉडर्न डे के जो भी प्लांट्स हैं तो ये आए असल में कहाँ से हैं, ये अलजी से आए, ठीक है ना। उसके पास जो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है वो है, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू डार्विन उन्होंने यानी कि ये बताया था कि एक यानी कि फेनामिना है, यानी कि ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स के हवाले से, तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स है ये एक ऐसी मिस्ट्री है, यानी कि परप्लेक्सिंग है, यानी कि मोस्ट परप्लेक्सिंग मिस्ट्री है। मतलब ये एक अभी तक एक ऐसा राज है जिनको हल नहीं किया गया। अब उसको कहा क्या जाता है, सबसे पहले सवाल जो आता है वो जो मोस्ट परप्लेक्सिंग जो यानी कि फेनामेना थी जिनके बारे में डार्विन ने कहा था, उसको कहा जाता है एबोमिनेबल थ्योरी या मिस्ट्री, एबोमिनेबल मिस्ट्री। तो उसके मुताबिक इन्होंने कहा था, डार्विन ने ये कहा था कि अगर आप इनकी जो ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स के देखें तो ये इतनी यानी कि रैपिडली यानी कि हुई है, यानी कि हाउ फ्लावरिंग प्लांट्स बिकम डोमिनेंट सो रैपिडली। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी कि ये कैसे मतलब रैपिडली डोमिनेंट हो गए, या ये जो मतलब रैपिडली डोमिनेंट हो गए और कैसे इनके अंदर जो ये फ्लावर्स की जो है वो असल में एवोल्यूशन हुई है। तो इनके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको उसने कहा था अबोमिनेबल मिस्ट्री, यानी कि ये जो है अभी तक वो क्लियर नहीं हो सका कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स वो कैसे फास्टली यानी कि डोमिनेंट हो गए और इनके अंदर ये जो फ्लावर की फार्मेशन हुई है वो असल में कैसे हुई। तो ये डार्विन ने इनके बारे में ये यानी कि आइडिया दिया था कि कैसे ये सो रैपिडली आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यानी कि पोलिनोलॉजी। और पोलिनोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स तो हमें पता है क्या होते हैं, यानी कि ये मेल फ्लावर के यानी कि जो मेल सेक्सुअल पार्ट होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोलिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। उसके बाद हमारे पास जो ये है वो है, आपने सुना होगा इमरान खान के हुकूमत के अंदर यानी कि सवाल हुआ था कि बिलियन ट्री सुनामी। तो ये बिलियन ट्री जो सुनामी यानी कि मतलब आई थी, एक तो यानी कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर आई थी, इमरान खान। और दूसरा जो सवाल होता है कि ये बिलियन ट्री सुनामी हुई किस कंट्री में, वो जो कंट्री है मोस्टली यानी कि जिसके अंदर ये हुआ था वो है यानी कि पाकिस्तान। ये भी पूछा जाता है कई मतलब यानी कि जो लोकस्ट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, लोकस्ट असिस्टेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये लोकस्ट असिस्टेंट हो, एंटोमोलॉजिस्ट हो, या कोई FPSC बॉटनी लेक्चरर की हो, SPSC हो, KPC हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सब के लिए ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो बिलियन ट्री सुनामी जो आई थी वो पाकिस्तान में आई थी। एक और मैं आपको कुछ चीज़ बता जा रहा हूँ, अभी यहाँ हमारे यहाँ कुछ साल पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है, मियावाकी टेक्निक। अब मियावाकी टेक्निक क्या है, यानी कि मियावाकी टेक्निक जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 10 टाइम आप फास्टर ग्रोथ करवा सकते हैं, फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि उनको बढ़ा सकते हैं। अगर वो साल में मतलब 10 साल में फॉरेस्ट बन रहा है तो आप उसको 1 साल के अंदर यानी कि उनका फास्ट फॉरेस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मियावाकी टेक्निक जो है ये कहाँ से आई, असल में ये जापानीज़ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर अकीरा मियावाकी। तो उन्होंने ये एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी मियावाकी, जिसमें वो 10 टाइम जो हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स उनको दे देते हैं यानी कि प्रोवाइड करते हैं, जो 10 टाइम जो है मतलब उनकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, फास्टर कर रहा है। तो इसको कहा जाता है मियावाकी टेक्निक, ठीक है ना। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कभी अभी ये ऐसे भी पूछ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय मियावाकी। तो ये जापानीज़ एक साइंटिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी जिसके नाम पे इनको दिया गया है, और ये यानी कि
अभी पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा यानी कि टर्म है वो है वर्नलाइजेशन, यानी कि वर्नलाइजेशन। अब सवाल इनसे वर्नलाइजेशन से ये ऐसे आता है कि वर्नलाइजेशन सबसे पहले इनमें से जो सवाल अराइज होता है कि इनकी जो वर्नलाइजेशन इफ़ेक्ट जो होता है, इफ़ेक्ट्स इज़ रिसीव्ड बाय, इनका जो पार्ट होता है यानी कि जो मतलब इस इफ़ेक्ट्स को क्या करता है, रिसीव करता है या परसेप्ट करता है, वो होता है असल में सीड। अब वर्नलाइजेशन है क्या, थोड़ा इसको हम समझते हैं। वर्नलाइजेशन जो वर्ड है वो लिया गया है मतलब यानी कि वर्नालाइजेशन है जिसकी माना है स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है ना। अब ये होता क्या है वर्नलाइजेशन, इसमें हम क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। वो कौन सी वाली स्टेज में, सीड स्टेज में ही हम देते हैं कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट सीड स्टेज में, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, वर्नलाइजेशन एक ऐसा होता है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स विंटर वेराइटी और समर वेराइटी यानी कि इट कन्वर्ट्स समर वेराइटी इनटू स्प्रिंग वेराइटी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, समर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वर्नलाइजेशन। क्योंकि वर्नल लफ्ज़ की माना ही क्या होती है, यानी कि स्प्रिंग। तो ये यानी कि कन्वर्ट समर वेराइटी इनटू स्प्रिंग वेराइटी। अब हम वर्नलाइजेशन को असल में इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एक मैं आपको चीज़ बताता चलूँ। ये जो रशियन जो साइंटिस्ट हैं, ख़ासतौर पे रशियन साइंटिस्ट या जो फार्मर्स होते हैं रशियन, वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो साइबेरिया है, साइबेरिया को तो हमें पता है, क्योंकि देखें अभी ये खुद सवाल भी आ सकता है, मोस्ट कोल्डेस्ट जो जगह होती है वो ये है, कोल्डेस्ट रीजन, ठीक है ना, जगह ये साइबेरिया। साइबेरिया के अंदर जब 10 मंथ तक यानी कि जो ज़मीन होती है 10 मंथ्स तक यानी कि कवर्ड विथ आइस, तो वो क्या करते हैं कि भाई एक ऐसा क्यों ना काम करें कि हम एक ट्रीटमेंट इनको दे दें सीड वाली स्टेज में, तो वो क्या हो जाए जो उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कम कर दे और डायरेक्ट जो उनकी फ्लावरिंग स्टेज है या फ्लावरिंग जो ग्रोथ है उसको क्या कर दे, बढ़ा दे। जैसे हमारे पास अगर 2 भी मंथ हों तो उसके अंदर उनकी फ्लावरिंग स्टेज भी हो जाए और हम वो फसल भी ले लें, यानी कि भले 10 मंथ जो है सॉइल जो है वो आइस के साथ कवर हो। तो ये साइबेरियन कंट्रीज़ वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्नलाइजेशन करते हैं, वो सीड को क्या करते हैं, रखते हैं यानी कि फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर दे देते हैं, लो टेम्परेचर। जब वो लो टेम्परेचर देते हैं तो उसमें होता है क्या है, वो लो टेम्परेचर इनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो जीन्स होते हैं उनको क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। जो फ्लावरिंग वाले जीन होते हैं उनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो जैसे वो सीड को ग्रो करते हैं, थोड़ा बढ़ने के बाद वो क्या कर देते हैं, फ्लावरिंग कर देते हैं और उनकी जो स्टेज होती है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के बारे में तो बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है कि वर्नलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट असल में कौन था। ये लाइसेंको एक साइंटिस्ट था जिसने 1928 में वर्नलाइजेशन के बारे में आइडिया दिया। तो एक सवाल ये आता है कि ये दिया किसने था, वर्नलाइजेशन असल में होती क्या थी। वर्नलाइजेशन जो होती है वो उनको एब्जॉर्ब करने वाले यानी कि कौन से मतलब आर्गन्स होते हैं, इसकी लफ्ज़ी माना क्या है, असल में करता क्या है, कन्वर्ट समर वेराइटी इनटू स्प्रिंग वेराइटी या एनुअल वेराइटी को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइनल वेराइटी में। रशियन फार्मर्स इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनको दिया जाता है, यानी कि इनके सीड फ्रिज के अंदर रखे जाते हैं। तो ये मोस्टली साइबेरिया वाले क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सारे इनसे सवाल बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्नलाइजेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ मेरिस्टम होते हैं, मेरिस्टम तो वो होते हैं जिनके पास सेल डिवीजन कैपेबिलिटी हो, सेल डिवीजन कैपेबिलिटी हो जिनके साथ अभी वो डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मेरिस्टम कहा जाता है। अभी इनको ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम, और तीसरा जो होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम।
तो ये इनके ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन अगर हम इसको यानी कि पौधे को देख लें तो ये फॉर एग्जांपल उनकी अपेक्स हैं, ये उनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये जो उनके मतलब जॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एपिकल मेरिस्टम और यहाँ पे क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है साइड में तो उसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं असल में कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन द नोड्स। तो ये क्या हैं, ये नोड्स है, मतलब ये नोड्स पे जो डिवीजन करवाता है नोड्स पे तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि इंटरकैलरी, या नोड्स के बीच में जो इंटर नोड होता है वहाँ पे जो इलांगेशन करवाता है तो वो कौन करवाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम करवाता है। तो ये इनका काम एक ही होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ये क्या है आगे पीछे हो चुके हैं। तो ये एपिकल रीजन में ग्रोथ करवाता है, ये बीच वाले में, और ये क्या करवाता है साइड पे करवाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा यानी कि जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइजोफियर। अभी ये सवाल हमारी टेस्ट में भी था, राइजोफियर। अगर आप राइजोफियर को देखें, ये हमारा सवाल था कि मतलब वो एरिया यानी कि जोन ऑफ सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, यानी कि जो रूट्स के इर्द गिर्द वाला जो एरिया होता है तो उसको क्या कहा जाता है, राइजोफियर कहा जाता है, ठीक है ना। ये सवाल हमारे टेस्ट में था राइजोफियर के बारे में कि जो उनके करीब यानी कि एरिया होता है तो उसको क्या कहा जाता है, राइजोफियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यानी कि शुगर दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम आर नॉन रिड्यूसिंग। हमारे यहाँ जो प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम के अंदर शुगर मूव करती है, एक तो होती है वो सक्रोज की कंडीशन में, और दूसरा सक्रोज में क्योंकि ये होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर की हालत में ये हमारे प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाकी कंडीशन में ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग वो होती है जिसके पास नो एनी फ्री रेडिकल, मतलब इनके पास कोई फ्री रेडिकल या कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, नो एनी फ्री रेडिकल और कार्बोनाइल ग्रुप जिसके साथ वो बाइंड हो जाएं, मतलब इनकी जो वैलेंसी वगैरह होती है वो पूरी होती है, सेचूरेटेड होते हैं OR कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसकी वजह से ये इजीली फ्लोएम के अंदर मूव कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है ना। इजीली कैन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट विद इन फ्लोएम के अंदर ये यानी कि कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस के बारे में हो सकता है आपने सुना ही हो, यहाँ सिंध वाले में ये सवाल कम आया है, बाकी फेडरल वगैरह में ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि एक्वापोरेंस क्या है। इनको क्या कहा जाता है, यानी कि जो ये होता है इसको प्लम्बिंग सिस्टम कहा जाता है, किसका, यानी कि कंसिडर द प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक तो ये कहा जाता है इसको, दूसरा जो होता है इनको यानी कि असल में ये होते क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि ये एक चैनल प्रोटीन्स तौर काम करते हैं, क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन्स को काम करते हैं, यानी कि दैट सर्व एज ए चैनल प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये चैनल तौर काम करते हैं, चैनल प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट्स, ये असल में ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स सॉल्यूट्स एंड वाटर, यानी कि वाटर और सॉल्यूट्स को क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनको नाम भी इसके लिए दिया गया है, एक्वा मीन्स वाटर, यानी कि ये एक ऐसे मतलब प्रोटीन होता है जिनके अंदर पानी भरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वापोरेंस कहते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर ये मतलब ग्लूकोज हो गया, या जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और चीज़ें सॉल्यूट्स हो गए, या जो मतलब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वो उसमें यानी कि गुजरने में क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं। तो ये एक इसी तरह से ये बनवाते हैं, एक चैनल बनवाते हैं सर्कुलर मैनर के अंदर। तो ये एक एक्वा प्रोटीन्स का यानी कि क्या होता है, चैनल होता है जो वाटर को यानी कि कंडक्ट करने में या कोई और चीज़ें कंडक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, ये एक्वापोरेंस। उसके बाद हमारे पास जो यानी कि टर्म है
वही फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलों को अगर आप देखेंगे तो ये असल में फाइलो लफ्ज़ की मीनिंग क्या होती है? लीज। टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट। यो प्लांट्स के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ लीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभार वो नोड पे होते हैं, कभी कभार इंटर नोड पे होते हैं, कभी कभार वो क्रिस क्रॉस मैनस में होते हैं। जो अराउंड स्टेम के जो इर्द गिर्द जो ये इनकी अरेंजमेंट होती है, कभी एक जगह से अराइज होते हैं, कभी कोई इधर से होता है तो कोई इधर से होता है। वो इनकी जो पर्टिकुलर, या कभी कभार क्या होता है, सर्कुलर मैनर्स में होते हैं। ये पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट ऑफ लीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीज, ठीक है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था हमारे लेक्चर का। इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, मेहरबानी।